और रिकर्शन क्या होता है सी लैंग्वेज के अंदर। तो फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बहुत जरूरी से सीखना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है यार जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऑलमोस्ट सारे प्रोग्राम फ्यूचर में जिनके साथ भी आप डील करोगे वो फंक्शंस को किसी ना किसी तरीके से इस्तेमाल जरूर करेंगे। तो चलो देखते हैं फंक्शंस क्या होते हैं और फंक्शंस को क्यों इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले फंक्शन का काम क्या है, जरूरत क्या पड़ गई है, ऐसे में प्रोग्राम क्यों नहीं लिख सकता। तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको दे देता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि जो प्रोग्राम है वो आपका बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। जैसे मान लो हमने जो अभी तक प्रोग्राम्स लिखे हैं उसका साइज कितना था, 100-200 लाइंस मैक्स। अगर आपका प्रोग्राम 1000 लाइंस तक चला गया, एक बड़ा सॉफ्टवेयर आप लिख रहे हो, तो क्या आप लोग उस सॉफ्टवेयर को पूरा मेन के अंदर लिखोगे, पूरा मेन फंक्शन के अंदर सारा का सारा लॉजिक चिपका दोगे? चिपका सकते हो आप, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप उसको टुकड़ों में तोड़ देते, जैसे मान लो अगर आप लोग एक गेम बना रहे हो, ठीक है, तो गेम का एक पोर्शन आपने मान लो कुछ करने के लिए रख दिया, गेम का दूसरा पोर्शन जो है मान लो आपकी जो स्प्राइट्स हैं उसको स्क्रीन पर लेकर आ रहा है। तो अगर आप एक फंक्शन बना दो जो कि स्प्राइट्स को डिस्प्ले करा रहा है स्क्रीन पर, और एक अलग फंक्शन बना दो जो कि आपके प्लेयर को मूव करा रहा है, तो कितना इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। अब ये फंक्शन फंक्शन बोला मैंने, लेकिन बताया नहीं फंक्शन क्या होता है। तो एक गेम के एग्जाम्पल पे जाने से पहले हम फंक्शन को पहले समझ लेते हैं क्या होता है। मैंने आप लोगों को ये एग्जाम्पल इसलिए दिया ताकि आप लोगों को पता चले कि गेम की फील्ड में भी फंक्शन जैसे कॉन्सेप्ट का यूज हो सकता है। चलो अब इसको जरा पढ़ लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है आप लोगों के लिए, sometimes a program gets bigger in size and it's not possible for a programmer to track which piece of code is doing what। आप एक इंसान है, प्रोग्रामर एक इंसान ही होने वाला है, ठीक है, और एक इंसान के लिए एक बहुत बड़े कोड बेस में पीक करना कभी कभी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम को टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। जैसे मान लो आपका एक सिंपल सा प्रोग्राम है, आपको उस सिंपल से प्रोग्राम में 50 जगह एवरेज निकालने की जरूरत पड़ रही है। अब क्या आप हर जगह सम करके डिवाइड करोगे, सम करके डिवाइड करोगे, सम करके डिवाइड करोगे? ऐसा अगर आप कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन आप अपने प्रोग्राम की लेंथ को अननेसेसरीली बढ़ाए जा रहे हो ऐसा करके। आपको इस बात का अगर आइडिया ना हो तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि जिस तरह से हम लोग अपने प्रोग्राम में इतनी सारी लाइन ऑफ कोड ऐड कर रहे हैं अननेसेसरीली, हम अगर उसका एक लॉजिक बना के उसको एक सेपरेट फंक्शन में डाल दें, यानी हम ये कहें कि जब भी मुझे एवरेज करना होगा मैं 3 नंबर दूंगा और मुझे एवरेज मिल जाए और मैं सिर्फ एवरेज लिखूंगा, तो मेरा जो प्रोग्राम है उसकी लेंथ कितनी छोटी हो जाएगी, जरा सोचो। इसी तरह का काम करता है फंक्शन। अब आई डोंट एक्सपेक्ट कि आपको इस पॉइंट पर फंक्शन समझ में आ जाए पूरा, क्योंकि अभी तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया है। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं इसको। तो कभी कभी जैसे कि मैंने बताया हमारा प्रोग्राम का साइज बिगर साइज हो जाता है और ये पॉसिबल नहीं हो पाता प्रोग्रामर के लिए कि वो कोड को ट्रैक करे। फंक्शन इज अ वे टू ब्रेक आवर कोड इनटू चंक्स, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना अपने प्रोग्राम को, ताकि एक प्रोग्रामर उनको रीयूज कर सके, अच्छे से समझ सके, अच्छे से टेस्ट कर सके, और भी बहुत सारे फायदे होते हैं। तो अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर टास्क। जैसे कि मैंने बताया आपको प्लेयर को चलाना, ठीक है, एक बड़े प्रोजेक्ट की बात की जाए। तो छोटे प्रोजेक्ट की बात की जाए तो 3 नंबर का एवरेज फाइंड आउट करना। आप लिख दो एवरेज 1 2 3 और वो क्या करे, आपको 1 2 3 को सम करके 3 से डिवाइड करके वैल्यू को रिटर्न कर दे। ये एक सिंपल सा टास्क हो गया। तो फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो एक गिवन टास्क को परफॉर्म करने में मदद करता है। फंक्शन प्रोग्रामर द्वारा रीयूज किया जा सकता है कितनी भी बार। जैसे मान लो कि मैं अपने प्रोग्राम के अंदर फंक्शंस को लिख रहा हूं और मान लो एवरेज कर रहा हूं कई बार, तो मेरे पास एक एवरेज फंक्शन रेडी है और मैं अपने प्रोग्राम में 10 जगह मान लो एवरेज कर रहा हूं नंबर्स को, तो मैं बड़े आराम से एवरेज 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 करके कॉल कर सकता हूं। लेकिन इसके भी कुछ नियम होते हैं, फंक्शन को यूज करने के कुछ नियम होते हैं, कुछ सिंटेक्स होते हैं, तो उसको जरा देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल और सिंटेक्स अगर मैं आपको दिखाऊं फंक्शन का, तो सबसे पहले तो आपको अपना जो बॉयलर प्लेट कोड है वो लगाना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर फंक्शन प्रोटोटाइप लिखना पड़ेगा। अब ये फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होता है, अभी के लिए आप बस ये सिंटेक्स देखो। मैंने लिखा वॉइड डिस्प्ले और ये इस तरह से पैरेंथेसिस लगा के, जैसे मेन में लगाते थे वैसे लगा के सेमीकोलन लगा दिया। फिर मैंने फंक्शन को कॉल किया, मैंने कहा यहां पर मुझे डिस्प्ले कराना है, यानी कि इंट ए के बाद डिस्प्ले कराना है। इसके बाद मैं डिस्प्ले में क्या करूंगा, उस फंक्शन के अंदर की बॉडी क्या है, यानी कि वो फंक्शन जब रन हो रहा है तो वो उससे मैं क्या करवाना चाहता हूं, वो यहां पर आ गया। अब इनके नाम रखे हुए हैं इनके माता पिता ने नाम रखा है फंक्शन प्रोटोटाइप इनका।
इनका लगा फंक्शन कॉल और इनका लगा फंक्शन डेफिनेशन। आई मीन इसको बोलते हैं प्रोटोटाइप, इसको कॉल बोलते हैं, इसको डेफिनेशन बोलते हैं इन सिंपल टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं फंक्शन प्रोटोटाइप की बात करूं तो फंक्शन प्रोटोटाइप कौन सा है, ये वाला है। फंक्शन प्रोटोटाइप इज अ वे टू टेल द कंपाइलर अबाउट द फंक्शन वी आर गोइंग टू डिफाइन इन द प्रोग्राम। यानी कि मैं बताना चाहता हूं कंपाइलर को कि कंपाइलर भैया, कंपाइलर दादा मैं एक फंक्शन बना रहा हूं। कंपाइलर दादा बोलते हैं हाँ बेटा बनाओ, बहुत बढ़िया, मैं एक फंक्शन बना रहा हूं जो कि डिस्प्ले नाम से है, कुछ नहीं लेता है आर्ग्यूमेंट्स और कुछ नहीं रिटर्न करता है। वॉइड का मतलब कुछ नहीं रिटर्न करता है। कंपाइलर दादा बोले हैं बहुत बढ़िया मेरे शेर, बनाओ फंक्शन, कोई इशू नहीं है। अब क्या होगा कि कंपाइलर को पता है कि आप एक फंक्शन बनाने वाले हो डिस्प्ले नाम का, तो वो अपने हिसाब से तैयारियां कर लेता है, ठीक है। तो हेयर वॉइड इंडिकेट्स एज अ फंक्शन रिटर्न्स नथिंग, जैसे कि मैंने अभी बताया आप लोगों को। फंक्शन कॉल क्या है, फंक्शन कॉल वो जगह है जहां पर आप ये कोड रन करना चाहोगे, फंक्शन डेफिनेशन वाला, यानी कि डिस्प्ले लिखना या फिर प्रिंट एफ हाई आई एम डिस्प्ले लिखना, एक ही आउटपुट प्रोड्यूस करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं आ जाऊं कॉल में, तो कॉल की अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो फंक्शन कॉल is a way to tell the compiler to execute the function body at the time the call is made। यानी कि जहां मैं डिस्प्ले लिख रहा हूं वहां पर डिस्प्ले का कोड रन कर दो। कंपाइलर दादा जहां मैं लिख रहा हूं, कंपाइलर दादा, कंपाइलर चच्चा, कंपाइलर जो भी आप कहना चाहो कंपाइलर को, फंक्शन कॉल जहां पर मैंने रखा है वहां पर आपका हाई आई एम डिस्प्ले प्रिंट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये है फंक्शन कॉल। तो यहां पर ये फंक्शन कॉल है, इसको डिस्प्ले जो मैंने किया ये फंक्शन कॉल है, इसे बोलते हैं फंक्शन को कॉल कर दिया। तो मैं फ्यूचर में आपसे बोलूंगा कि डिस्प्ले को कॉल कर दिया, तो उसका मतलब ये नहीं कि डिस्प्ले को फोन लगा दिया नंबर डायल करके डिस्प्ले का, वो वाली कॉल नहीं है, ये वाली कॉल है कि डिस्प्ले को कॉल कर दिया, मतलब डिस्प्ले के कोड को यहाँ पर हाई आई एम डिस्प्ले यहाँ पर बैठा दिया, ठीक है। तो ये वाली फंक्शन कॉल है। नोट दैट द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम द मेन फंक्शन इन द सीक्वेंस द इंस्ट्रक्शंस आर रिटन। यानी कि अगर मैंने डिस्प्ले पहले लिखा है और उससे पहले एक प्रिंटएफ लगाया और उसके बाद प्रिंटएफ लगाया, तो ये उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल एकदम कॉमन सेंस वाली बात है। और मैं एक बात यहाँ पर बोलना चाहता हूँ, जो मैंने नोट्स में लिखी है ना चीजें, वो बहुत सॉलिड चीजें लिखी है। मतलब ये नहीं कि मैंने बुकिश बना दिया नोट्स को, मैंने जितना लिखा है वो आपको पढ़ना है, ठीक है। तो मैं कोई यहाँ पर बुकिश चीज नहीं लिख रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैंने नोट्स बनाई इसीलिए कि आपके पास सिर्फ उतना मसाला है जिसको आपको रिवाइज करने की जरूरत पड़े। ये नहीं कि मैंने पूरी किताब ही लिख दी है। तो नोट्स और बुक में डिफरेंस होता है। तो ये नोट्स आपके रेफरेंस के लिए अच्छी तरह काम करेंगे, इसलिए मैंने इतनी मेहनत की यार लिख के इसको। अब बात करते हैं फंक्शन डेफिनेशन की। फंक्शन डेफिनेशन तो पता ही चल गया होगा आपको कि जब ये कॉल हो फंक्शन तो क्या होना चाहिए, वो फंक्शन डेफिनेशन है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। फंक्शन डेफिनेशन की डेफिनेशन, दिस पार्ट कंटेन्स द एग्जैक्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस which are executed during the function call। यानी कि वो इंस्ट्रक्शंस जो कि जब आपकी फंक्शन को कॉल किया जाए तब रन हो, उसे बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है। तो when a function is called from main, the main function falls asleep। यानी कि मेन फंक्शन सो जाता है और टेम्परेरीली जो है वो सस्पेंड हो जाता है। यानी कि मेन फंक्शन कहता है कि भाई मैं जा रहा हूं नींद में, तुम अपना काम करो, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पर, पहले इंट ए करेगा, कंपाइलर बोलेगा, मेन फंक्शन बोलेगा ओके, इंट ए को किया एग्जीक्यूट, इसके बाद भी अगर कुछ है तो उसको भी एग्जीक्यूट करेगा, फिर डिस्प्ले आएगा। जैसे डिस्प्ले आएगा तो मेन फंक्शन बोलेगा कि डिस्प्ले भैया तुम एक काम करो, तुम अपनी बॉडी को रन करो, मैं जरा सो लेता हूँ, थोड़ा एक झटकी मार लेता हूँ। मेन बोलेगा, डिस्प्ले बोलेगा ठीक है चलेगा। डिस्प्ले अब क्या करेगा, अपना कोड रन करेगा। जरूरी नहीं एक ही लाइन हो डिस्प्ले के अंदर, कितनी भी लाइंस हो सकती हैं, ठीक है। मैंने एक लाइन का एग्जांपल लिया है, तो अपनी लाइंस जब रन कर रहा होगा तब ये मेन आराम से सो रहा होगा। बट एक बार यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा ये फंक्शन, यानी कि खत्म हो जाएगा फंक्शन, तो उसको बोलते हैं फंक्शन रिटर्न हो गया, यानी कि वापस लौटना पड़ेगा इसको। तो ये वापस लौटेगा, रिटर्न मतलब लौटना, ठीक है। तो ये लौटेगा और बोलेगा मेन को, मेन जाग जाओ, जाग जाओ, तुम्हारा जो रन होने का टाइम है वो आ गया है, वापस रिज्यूम हो जाओ। मीन बोलेगा ओके। अब डिस्प्ले के नीचे जो कोड होगा वो रन होगा, ठीक है। और उसके बाद फाइनली मेन जब रिटर्न होता है तो हमें मालूम ही है कि प्रोग्राम खत्म हो जाता है। तो दिस इज हाउ द लाइफ साइकिल ऑफ अ फंक्शन कॉल लुक्स लाइक, ठीक है। तो लाइफ साइकिल फंक्शन कॉल की कुछ इस तरह से होती है। तो यहाँ पर मैंने वही बात लिखी है, मेन फंक्शन जो है वो सो जाएगा, टेम्परेरीली सस्पेंड हो जाएगा, इस टाइम पर कंट्रोल चला जाएगा फंक्शन पर, ठीक है, जो कि कॉल हो रहा है, और उसके बाद वापस से मेन रिज्यूम हो जाएगा। अब ये कंट्रोल क्या होता है, कंट्रोल काफी सुनने को मिलता है कि कंट्रोल इधर चला गया, कंट्रोल उधर चला गया,
कंट्रोल 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 का मतलब होता है कहां पर कौन सी लाइन रन हो रही है उसको कंट्रोल कहते हैं। अगर यहाँ पर ये वाली लाइन रन हो रही है हम कहते हैं कंट्रोल मेन फंक्शन में, ये वाली लाइन रन हो रही है हम कहते हैं कंट्रोल डिस्प्ले में। तो कंट्रोल उसको बोलते हैं कि भाई कौन सी लाइन रन हो रही है। ये बहुत लोग यूज करते हैं और मैंने देखा है कि बहुत लोग बताते भी नहीं कंट्रोल का क्या मतलब है, और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कंट्रोल कहीं कंट्रोल की तो नहीं है कीबोर्ड वाली, या वो नियंत्रण वाला कंट्रोल है। तो ये कंट्रोल जो है उसका मतलब ये होता है कि कहां पर हम हैं अपने प्रोग्राम में, इस पॉइंट पर, ये वो वाला कंट्रोल है। ठीक है, विद दैट सेड हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाएंगे। तो मैं 05_01 फंक्शन basic.py के नाम से एक प्रोग्राम बनाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, बिल्कुल वही करूंगा। मैं कहूंगा यहाँ पर कोई भी एक फंक्शन में बनाऊंगा, लिखूंगा void display। ठीक है, ये फंक्शन प्रोटोटाइप है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूं फंक्शन प्रोटोटाइप। और जो मैंने एग्जांपल दिया ना मैं वही आपको बताऊंगा, और उसके बाद मैं यहां पर लिखूंगा डेफिनेशन। ठीक है, और डेफिनेशन इस तरह से मैं लिखूंगा, बैकस्लैश। अब इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर दिस इज डिस्प्ले लिखो। मैं बस एक फंक्शन बना रहा हूँ जिसको मैं यहाँ कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, और मैंने यहाँ पर इंट लिया और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, और मैं ए को यूज नहीं कर रहा हूँ, मैंने ऐसे ही बना दिया। ठीक है, प्रोग्राम को थोड़ा सा लेंथी बनाने के लिए, जस्ट आपको बताने के लिए कि ये इंस्ट्रक्शन एक एक करके एग्जीक्यूट होंगे। दिस इज इनिशियलाइजिंग डिस्प्ले। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि कुछ भी लिख सकते हो आप, मैंने ऐसे ही रैंडम लिख दिया कुछ भी। ठीक है, अब मैं डिस्प्ले फंक्शन फिनिश्ड इट्स वर्क। ठीक है, और यहां पर अब मैं क्या करूंगा, दोनों जगह उप्स क्या किया मैंने, बैकस्लैश लगा दूंगा। ठीक है, उससे क्या होता है ना कि बैकस्लैश जब आप लगाते हो तो नई लाइन में आपका डिस्प्ले होती है, कोई भी चीज दूसरी हो रही है तो। और बहुत सारे लोग ये भी पूछेंगे अभी भी, पता नहीं लोग बीच से अगर वीडियो देख रहे हैं तभी पूछेंगे ऐसा, क्योंकि शुरू से देख रहे हैं तो उनको ये डाउट होगा नहीं। आप ऑल्ट दबा के क्लिक करते हैं अगर कहीं भी तो आपको मल्टीपल कर्सर्स मिल जाते हैं VS कोड में। तो ये बहुत अच्छी फंक्शनैलिटी है, और फिर आप वहां पे जो है कितनी भी टाइपिंग कर सकते हो, उन सब जगह टाइप होगा। ठीक है, चलो बढ़िया, अब इसको रन करते हैं। और यहाँ पर ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपने प्रीवियस इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ डिस्प्ले वाज हियर। तो यहाँ पर ये कह रहा है कॉन्फ्लिक्टिंग टाइप्स फॉर डिस्प्ले। ये कैसा मजाक है। ओके, सो डिस्प्ले मैंने यहाँ पर इसकी जो स्पेलिंग है डिस्प्ले की वो लिख दी। तो मैं यहाँ पर इसको रन करता हूँ। देखो अभी जो है वो एरर नहीं आया। इनिशियलाइजिंग डिस्प्ले फंक्शन, दिस इज डिस्प्ले, डिस्प्ले फंक्शन फिनिश इट्स वर्क। तो आपको समझ में आ गया होगा ये किस तरह से काम कर रहा है। ये यहाँ पर ये पहले रन हुआ, फिर डिस्प्ले रन हुआ, तो जो ऑर्डर है वो तो रखेगा, हमारा जो मेन है वो ऑर्डर रखेगा, बिल्कुल प्रिजर्व करके रखेगा ऑर्डर को। और अगर मैंने इनिशियलाइजिंग डिस्प्ले फंक्शन पहले लिखा है तो इनिशियलाइजिंग डिस्प्ले फंक्शन यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये पहले एग्जीक्यूट होगा, फिर ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये एग्जीक्यूट होगा। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि फंक्शन प्रोटोटाइप का क्या मतलब है, फंक्शन प्रोटोटाइप मतलब कंपाइलर को बताना कि यार हम जो है ये बना रहे हैं, नीचे यहाँ पर फंक्शन की बॉडी है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फंक्शन डेफिनेशन, और यहाँ पर फंक्शन कॉल भी लिख देता हूँ। एंड आई होप कि ये चीज जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेगी फंक्शन के कॉन्सेप्ट को। चलो बढ़िया, अब यहाँ पर क्या है ना कि ये कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब हम चलेंगे यहाँ पर क्विक क्विज की तरफ, जो कि मैंने आप लोगों को दिया है यहाँ पर कि राइट अ प्रोग्राम विद 3 फंक्शंस। एक तो गुड मॉर्निंग फंक्शन होना चाहिए जो कि प्रिंट करता है गुड मॉर्निंग, एक गुड आफ्टरनून और एक गुड नाइट। अब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही फंक्शन लिख सकते हो एक प्रोग्राम के अंदर, कितने भी फंक्शन बन सकते हैं। तो ये उस चीज को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, और मेन फंक्शन को इस ऑर्डर में कॉल करना है 1 2 3, यानी कि पहले ये वाला रन हो फंक्शन, फिर ये रन हो, फिर ये रन हो। तो हम ऐसा कर सकते हैं बड़े आराम से। और मैं क्विकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहूंगा। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, 05_02 और उसके बाद मैं लिखूंगा यहां पर क्विक quiz.c, बॉयलर प्लेट लगा दूंगा। और यहां पर मैं 3 फंक्शन बनाऊंगा। एक मैं बनाऊंगा गुड मॉर्निंग, और एक बनाऊंगा गुड आफ्टरनून, और एक बनाऊंगा गुड नाइट। तो गुड आफ्टरनून और उसके बाद गुड नाइट, गुड नाइट। और ये 3 बनाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर
वॉइड गुड मॉर्निंग लिखेंगे, गुड मॉर्निंग, और यहाँ पर प्रिंट एफ कर देंगे और लिखेंगे यहाँ पर गुड मॉर्निंग हैरी, ठीक है। और उसके बाद में बिल्कुल सिमिलर डेफिनेशंस बिना टाइम को वेस्ट करते हुए यहाँ पर गुड आफ्टरनून की, गुड आफ्टरनून की कंट्रोल सी, कंट्रोल, एक मिनट, डबल क्लिक करके पूरा सिलेक्ट करके कंट्रोल वी करना है, फिर गुड नाइट के लिए भी यही करना है। और देखो मैं कॉपी पेस्टर कितना अच्छा हूँ, आपको भी एक अच्छा कॉपी पेस्टर बनना चाहिए। कभी कभी हमें एक अच्छा कॉपी पेस्टर भी बनना चाहिए, क्योंकि कॉपी पेस्ट को सब लोग बुरी नजर से देखते हैं, लेकिन कॉपी पेस्टर बनना एक बहुत अच्छा बात है, क्योंकि अगर आप लोग एक सक्सेसफुल कॉपी पेस्टर बन गए तो आप अपना काफी टाइम बचा पाओगे। मैं चोरी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी की कोई चीज लेके कॉपी पेस्ट कर दी, वो एक दूसरा कॉपी पेस्ट है। बट अगर आप अपने प्रोग्राम से, जैसे मैंने किया अभी, अब देखो मैं कैसे कॉपी पेस्ट करूंगा, यहाँ पर ये किया मैंने, ठीक है, टैब दबाया, अब मैं क्या करूंगा, ऑल्ट शिफ्ट और ऐसे करके सारे वॉइड हटा दूंगा। तो देखो मैंने कितने आराम से जल्दी जल्दी काम किया। तो ये चीज भी आपको इस वीडियो से लेके जानी है एज अ पार्ट ऑफ द टेक अवे। सिर्फ सी के कॉन्सेप्ट ही मत सीखो, जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पर वो भी सीखो, थोड़ा अच्छी अच्छी बातें जो मेरी हैं उनको लेकर जाओ आप। और अगर आपको लगता है कुछ की बेहतर हो सकता है तो मुझे भी सिखाओ यार, नीचे कमेंट करो। आई एम नॉट सेइंग आई एम परफेक्ट, ठीक है, तो आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे भी सिखा सकते हो कि यार आप ऐसे कर सकते थे, तो दैट इज रियली वेरी अप्रिशिएबल। और मैं तो दिल देता हूँ हर बार, मुझे लगता है कि यार बंदा सही बोल रहा है, क्योंकि नोबडी इज परफेक्ट, ठीक है। विद दैट सेड इसको रन करते हैं, और हमने कहीं ना कहीं सेमी कॉलन लगाना भूले हैं, कोई बात नहीं, मैंने बोला ना नोबडी इज परफेक्ट, देखो मैं सेमी कॉलन लगाना भूल गया, तो इसको रन करते हैं। और ये देखो गुड मॉर्निंग हैरी, ओके, सो देयर इज अ प्रॉब्लम, मैंने आफ्टरनून में आफ्टरनून नहीं लिखा, तो आफ्टरनून में कम से कम आफ्टरनून, और नाइट में कम से कम नाइट तो लिखना चाहिए ना, तो मॉर्निंग आफ्टरनून नाइट जो है वो प्रिंट हो गया। और मैंने बहुत तेज इस प्रोग्राम को इसलिए बनाया बिकॉज आई डोंट थिंक कि हम लोगों को इस तरह से बार बार एक ही चीज को करना चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा क्विकली कर दिया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको रन करेंगे, इसको क्लोज करेंगे, सॉरी रन नहीं करेंगे, और एक नया प्रोग्राम बनाएंगे और आगे की बात करेंगे, ठीक है। तो अभी फंक्शन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सबको समझ में जो है वो आ गया होगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि रियली बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि एग्जीक्यूशन जो होता है सी प्रोग्राम का, वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है, ठीक है। अगर आप एक सी प्रोग्राम बना रहे हो तो उसका एग्जीक्यूशन मेन से ही स्टार्ट होगा। एक सी प्रोग्राम में एक से ज्यादा फंक्शन हो सकते हैं, जैसे हमने इस केस में देखा। इस केस में क्या था, एक से ज्यादा फंक्शन थे, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, 3 फंक्शंस थे। और इसका जो एग्जीक्यूशन था कहां से स्टार्ट होगा, क्या गुड मॉर्निंग से होगा, क्या गुड आफ्टरनून से होगा, क्या गुड नाइट से होगा, नहीं, मेन से होगा, क्योंकि मेन जो होता है वो एंट्री पॉइंट होता है सी प्रोग्राम्स के लिए, ठीक है। तो ये बात हमारी क्लियर हो गई। इसके बाद सी प्रोग्राम कह रहे हैं मोर देन वन फंक्शन, ठीक है। एवरी फंक्शन गेट्स कॉल्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम मेन, हाँ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मैं सिर्फ गुड मॉर्निंग को कॉल करके गुड आफ्टरनून और गुड नाइट को भी कॉल कर सकता था, कैसे आपको दिखाता हूं। तो यहां पर मैं एक और चीज डेमोन्स्ट्रेट करना चाहूंगा, यहां पर अंडरस्कोर फंक्शन, मैं यहां पर लिखूंगा फंक्शन इनसाइड फंक्शन डॉट सी, ठीक है। तो आप फंक्शन कॉल को फंक्शन कॉल के अंदर घुसा सकते हो, मैं दिखाता हूं कैसे होगा। ये 3 फंक्शन डिफाइन किए, मैं इसको कट करूंगा और गुड मॉर्निंग के अंदर ही डाल दूंगा गुड आफ्टरनून को, और गुड आफ्टरनून के अंदर डाल दूंगा गुड नाइट को, और ये सेम आउटपुट मेरे प्रोड्यूस करेंगे। और ये एकदम लीगल कोड है, आप इसको चला सकते हो। तो ये देखो आउटपुट देखो इसका, मैं इसको फिर से रन करता हूँ, गुड मॉर्निंग हैरी, गुड आफ्टरनून हैरी, गुड नाइट हैरी, ठीक है। तो हुआ क्या, ये इसके चलने का जो हिसाब है और इसके चलने का जो हिसाब था, जो कि हमने आपको क्विज में देखा, वो थोड़ा अलग है। यहाँ पे तो मेन ही तीनों फंक्शन को कॉल कर रहा था, लेकिन यहाँ पर मेन ने क्या किया, गुड मॉर्निंग को डायरेक्टली कॉल किया, जैसे आप देख सकते हो। लेकिन फिर गुड मॉर्निंग ने गुड आफ्टरनून को कॉल किया, तो ये यहाँ आ गया। फिर गुड आफ्टरनून ने गुड नाइट को कॉल किया, फिर ये यहाँ आ गया। फिर गुड नाइट ने किसी को कॉल नहीं किया, तो ये वापस लौटा, फिर ये वापस लौटा यहाँ पर, फिर ये वापस लौटा यहाँ पर, प्रोग्राम खत्म हो गया। तो ये सारे हमें इस सीरीज में देखने को मिले, गुड मॉर्निंग हैरी, गुड आफ्टरनून हैरी, गुड नाइट हैरी, ये सब देखने को हमको मिले, ठीक है। इस केस में ये जो मैंने बनाया फंक्शन इनसाइड फंक्शन, इस केस में मेन ने गुड आफ्टरनून को क्या डायरेक्टली कॉल किया, नहीं किया। मेन ने गुड मॉर्निंग को डायरेक्टली कॉल किया, लेकिन गुड आफ्टरनून और गुड नाइट को इनडायरेक्टली कॉल किया। गुड आफ्टरनून और गुड नाइट को इनडायरेक्टली कॉल किया, डायरेक्टली गुड मॉर्निंग को किया, गुड आफ्टरनून और गुड नाइट को इनडायरेक्टली कॉल किया।
और आप ये समझ चुके हो आई होप, ठीक है। देर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस इन सी, अब उनके बारे में थोड़ी सी बात करूंगा। दो तरह के फंक्शंस होते हैं सी में, एक तो लाइब्रेरी फंक्शंस, एक यूजर डिफाइंड फंक्शंस। जो हमने अभी देखे वो यूजर डिफाइंड फंक्शन थे, और लाइब्रेरी फंक्शन हम पहले देख चुके हैं। इनफैक्ट एक लाइब्रेरी फंक्शन हमने बिल्कुल पहले चैप्टर से ही यूज करना स्टार्ट कर दिया था। वो फंक्शन क्या है? वो फंक्शन है प्रिंट एफ। और ये जो प्रिंट एफ फंक्शन है ना, ये लाइब्रेरी फंक्शन है, ठीक है। तो हमने और भी लाइब्रेरी फंक्शन यूज किए थे। हमने जो अपना प्रोजेक्ट किया था, प्रोजेक्ट 1, उसमें हमने देखा था कि किस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग एक गेम बना सकते हैं, नंबर गेसिंग गेम। तो ये नंबर गेसिंग गेम तो इतना अच्छा है कि मैं खेल लेता हूँ, कभी कभी बोर होता हूँ तो। मान लो गेस द नंबर बिटवीन 1 to 100, 45 लोअर नंबर प्लीज, 33 लोअर नंबर प्लीज, 22 हायर नंबर प्लीज, 26 लोअर नंबर प्लीज, 24 हायर नंबर प्लीज, 25, और ये गेम एग्जिट हो गया कांग्रेट्स करके, ठीक है। तो काफी बढ़िया गेम है यार, और मैंने इसको EXE में कंपाइल करके रखा हुआ है। इसलिए हमने यहाँ पर रैंडम नंबर जनरेटर जो है, अगर दिखाऊं आपको ये कोड, तो हमने जो रैंड फंक्शन यूज किया था और टाइम फंक्शन यूज किया था, ये हमने time.h और stdlib.h से यूज किया था, और इसे बोलते हैं लाइब्रेरी से आया हुआ फंक्शन। ये लाइब्रेरीज होती हैं जो कि ऑलरेडी लिखी लिखाई होती है हमारे लिए, और इनको हम यूज कर सकते हैं, इनके फंक्शंस को यूज कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो कॉमनली रिक्वायर्ड फंक्शंस ग्रुप टुगेदर इन अ लाइब्रेरी फाइल ऑन डिस्क, यानी कि हमारे कंप्यूटर में ऑलरेडी है ये फंक्शंस, ग्रुप टुगेदर है इन अ लाइब्रेरी फाइल, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज एकदम आपको क्लियर होगी। और उसी के साथ साथ यूजर डिफाइंड फंक्शंस की बात करते हैं। दीज आर द फंक्शंस डिक्लेयर्ड एंड डिफाइंड बाय द यूजर, यानी कि ये वो फंक्शंस हैं जो कि आपके यूजर ने बनाए हैं। जैसे कि गुड मॉर्निंग हमने बनाया, जैसे कि हमने डिस्प्ले बनाया, जैसे कि हम और बना सकते हैं बहुत सारे फंक्शंस। तो ये जो है यूजर डिफाइंड फंक्शंस कहलाते हैं। तो ये चीज आई होप आप लोग ध्यान में रखोगे कि दो तरह के फंक्शंस, एक लाइब्रेरी फंक्शंस और एक यूजर डिफाइंड फंक्शंस, ठीक है। अब क्यों इस्तेमाल करें फंक्शंस को? Why use functions? सबसे पहले to avoid rewriting the same logic again and again, यानी कि आप एक चीज को 10 बार लिखोगे एक प्रोग्राम में, इससे अच्छा आप फंक्शन बनाकर उसे कॉल कर लो। अब यहाँ पर तो हमारा जो फंक्शन था वो एक एक लाइन का था। हो सकता है मेरे फंक्शन में 100 लाइन्स हो, ठीक है। हो सकता है मेरा फंक्शन एक पोएम प्रिंट करता हो। अब आपको पोएम प्रिंट करनी है अपने प्रोग्राम में 100 जगह, तो क्या आप 100 बार उस पोएम को प्रिंट एफ कराओगे? सोच के देखो, मैं चाहता हूं सोचो, आप इस बारे में विचार करो। ऑब्वियसली नॉट। आप प्रिंट पोएम फंक्शन लिख दोगे बस। प्रिंट पोएम लिखना आसान है और प्रिंट एफ पूरी पोएम लिखना आसान है। प्रिंट पोएम लिखना आसान है, तो आप प्रिंट पोएम को अलग कर दो। आपको प्रिंट पोएम का मतलब ये, और एक तरह से आपने प्रिंट पोएम लिख के कॉल कर दिया, ठीक है। तो बिल्कुल वही हो गया कि आपने एक तरह से शॉर्टकट बना दिया, ठीक है। तो एक तरह से शॉर्टकट बनाने में इसका यूज होता है, लेकिन उसी के साथ साथ एक ट्रैक आता है आप लोगों को कि आप क्या कर रहे हो। कि हाँ, अगर आप लोग गए हो गुड मॉर्निंग फंक्शन में, अगर आप गए हो कैलकुलेट एवरेज फंक्शन में, या फिर कैलकुलेट ग्रेडियंट फंक्शन में, मैं थोड़ा मशीन लर्निंग टाइप के डोमेन में जाऊं तो कैलकुलेट ग्रेडियंट टाइप के फंक्शन में अगर आप गए हो, तो आपको पता है कि भाई अभी ग्रेडियंट कैलकुलेट किया जा रहा है, तो आप वही फोकस्ड रहोगे और बाकी चीजों को भूल जाओगे। ये ह्यूमन नेचर है। अगर एक प्रोग्राम में आप रहोगे तो आप ऊपर और भी चीजों को देखोगे जो कि आपने पहले की है। आपने अगर डेटा प्री प्रोसेसिंग की है पहले, तो आप उसको भी देखने लग जाओगे, और आप लोग कहोगे कि यार ये डेटा प्री प्रोसेसिंग मैंने सही की है कि नहीं की है, वो चीज मैंने सही की है कि नहीं की है, ये चीज गलत की है कि नहीं की है। तो वहां आप लोग ना पढ़ो ज्यादा। इससे अच्छा है कि आप लोग अलग कर लो अपने अपने फंक्शंस को। जो फंक्शन का जो काम है वो खुद वो पूरा करेगा, और जब आप डीबगिंग कर रहे होगे और उसको देख रहे होगे, उस पर एक नजर डाल रहे होगे, एक निगाह डाल रहे होगे अपने फंक्शन पे, तो आपको पता होगा कि आप क्या चीज को देखना चाहते हो। तो इसलिए जो है आप लोगों की रीडेबिलिटी को भी बढ़ाता है फंक्शन, और आप ट्रैक रख पाते हो कि आप प्रोग्राम में क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है, ठीक है। तीसरा जो रीजन है फंक्शन को यूज करने का, वो है टू टेस्ट एंड चेक लॉजिक इंडिपेंडेंटली। अगर आपको लगता है कि कैलकुलेट ग्रेडियंट फंक्शन अच्छे से ग्रेडियंट कैलकुलेट नहीं कर रहा है, या फिर आपको डाउट है अगर, तो आप वो फंक्शन कॉपी करके सिर्फ उतना फंक्शन मुझे भेज सकते हो, मतलब किसी भी प्रोग्रामर को भेज सकते हो फॉर दैट मैटर, और वो प्रोग्रामर उस फंक्शन को इंडिपेंडेंटली चेक कर सकता है। पूरा प्रोग्राम भेजने से अच्छा आप सिर्फ एक फंक्शन को भेज सकते हो, और वो फंक्शन टेस्ट करने वाले के लिए भी इजी रहेगा हैंडल करना। और उसी के साथ साथ आप लोग भी अगर अपना पूरा लॉजिक नहीं दिखाना चाहते हो किसी को, तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हो कि आपको पूरा लॉजिक भी नहीं दिखाना पड़ेगा, और उसी के साथ साथ आप लोग का काम भी हो जाएगा। तो
ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने अगर एक बहुत ही अच्छा कोड लिखा है, मान लो गेम बना रहे हो आप और आपका जो है ग्रेडियंट कैलकुलेट नहीं हो रहा है फॉर सम रीजन, मान लो आप ग्रेडियंट कैलकुलेट कर रहे हो, तो आपको पूरा गेम नहीं भेजना पड़ेगा अपना किसी को, आपको सिर्फ ग्रेडियंट फंक्शन भेजना पड़ेगा। तो टुकड़ों में तोड़ के लोगों से आप काम करवा सकते हो। एक बंदा इंडिपेंडेंटली ग्रेडियंट फंक्शन पे कॉल कर रहा है, एक बंदा इंडिपेंडेंटली जो है एवरेज वाले फंक्शन पे कॉल कर रहा है, एक बंदा इंडिपेंडेंटली एरिया निकालने वाले फंक्शन पे कॉल कर रहा है, एक बंदा इंडिपेंडेंटली कुछ पे कॉल कर रहा है। और फाइनली जब वो लोग आपको अपना अपने अपने फंक्शन सबमिट करेंगे तो आप उसको एक जगह पर लाकर अपने प्रोग्राम में अटैच कर दोगे और बड़े आराम से पूरा सॉफ्टवेयर बन जाएगा। तो एक सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फंक्शन। अलग अलग फंक्शंस को आप लोग जो है बना सकते हो। इवन अगर आप C++ जैसी लैंग्वेज में भी जाओ, मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, अगर आप C++ जैसी लैंग्वेज में भी जाओ तो वहां पर भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में फंक्शंस यूज होते हैं। तो फंक्शन एक ऐसी चीज है जो आप अवॉइड ही नहीं कर सकते। इवन अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जाओ तो वहां भी मेथड्स होते हैं, तो वहां भी आप लोगों को बहुत काम आने वाली है ये चीज, ठीक है। चलो बढ़िया, पासिंग वैल्यूज टू फंक्शन। फंक्शंस बेकार हैं जब तक आप उनको वैल्यूज ना भेजो। अब ये बात कहना एकदम डायरेक्टली सत्य नहीं है, क्योंकि हमने बहुत अच्छे अच्छे फंक्शंस ऐसे भी देखे, जैसे पोएम वाले फंक्शन का एग्जांपल देखा जिसमें कोई वैल्यू पास नहीं हो रही थी और ना ही वो वैल्यू रिटर्न कर सकता था। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आप चाहोगे कि फंक्शन कुछ वैल्यू ले और कुछ वैल्यू दे। जो फंक्शन वैल्यू लेता है, ध्यान से सुनना यहाँ पर, जो फंक्शन वैल्यू लेता है उसे कहते हैं पैरामीटर, और जो फंक्शन वैल्यू देता है उसे कहते हैं रिटर्न वैल्यू। फिर से सुनो, जो फंक्शन वैल्यू एक्सेप्ट करता है उसे कहते हैं पैरामीटर्स, और जो फंक्शंस यानी कि ये जो ए और बी है ये है पैरामीटर्स, और जो वैल्यू फंक्शन रिटर्न करेगा यानी कि इंट टाइप की यहाँ पर रिटर्न कर रहा है, प्रोटोटाइप में मैंने इंट लिखा है, वो क्या है, वो है रिटर्न वैल्यू, यानी कि इसकी रिटर्न वैल्यू इंट होनी चाहिए। जैसे कि अगर मेन को ही देख लो तो इंट मेन लिखते हैं, यानी कि इंट जैसी वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तभी हम रिटर्न 0 करते हैं यहाँ पर, जिसका मतलब होता है कि सक्सेसफुल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। और ये रिटर्न 0 किसको मिलती है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को मिलती है, उसे पता चलता है कि आपकी प्रोसेस अच्छे से रिटर्न हो गई, अच्छे से हो गई पूरी, ठीक है। तो इंट मेन रिटर्न 0 इसलिए लिखा जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं एक बहुत ही सिंपल फंक्शन की जो कि वैल्यूज लेता है, मान लो 2, और उनको ऐड करके रिटर्न करता है, तो यहां पर हम लोग एक काम करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे। यहां पर मैं बनाऊंगा 05 सम फंक्शन डॉट सी, ठीक है। और ये बॉयलर प्लेट जब से मैंने बनाई है ना, जब से मुझे ये पता चला ना, उस टाइम से मेरी कोडिंग जो है बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई है यार, क्योंकि इतना टाइप कौन करेगा बार बार, इवन कॉपी पेस्ट भी मैं क्यों करूं यार, मैं बॉय लिख के एंटर मारूंगा और बॉयलर प्लेट आ जाएगी। तो ये चीजें ना छोटी छोटी इस वीडियो से आप लेकर जाओ, बहुत काम आने वाली है सब चीजें आपकी, ठीक है। चलो बढ़िया, तो इंट मेन रिटर्न 0। अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं यहाँ पर 2 वैल्यूज को ऐड करने का एक प्रोग्राम बना रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इंट सम, इंट ए और इंट बी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम कंपाइलर से कह रहे हैं सम इज अ फंक्शन विच टेक्स ए एंड बी एज इनपुट एंड रिटर्न्स एन इंटीजर एज एन आउटपुट, ठीक है। तो ये सिर्फ प्रोटोटाइप है, इसको बोलते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन, ठीक है। मैंने थोड़ा ज्यादा जूम कर दिया है, फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं सम करूं 3,5, ये फंक्शन कॉल है, और मैं यहां पर अगर कुछ इस तरह से करूं, इंट रिजल्ट इज इक्वल टू ए प्लस बी और रिटर्न रिजल्ट, ठीक है। तो अगर मैं अभी इसको रन करूं तो ये प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली रन हो जाना है और कुछ करके नहीं देगा ये प्रोग्राम, क्योंकि मैंने कुछ प्रिंट कराया नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इंट सी लिखूं और मैं कह दूं सी इज इक्वल टू ए, सी इज इक्वल टू सम 2,5, तो ये एकदम परफेक्ट वैलिड है, क्योंकि सम के पास एक रिटर्न वैल्यू है, अभी ये वॉइड नहीं है, ये अब इंट है। इसका मतलब ये हुआ कि सम मुझे एक वैल्यू दे सकता है, और वो वैल्यू मैं किसी वेरिएबल को दे सकता हूं, जैसे कि मैंने सी को दे दी। तो सी में अब क्या आ जाएगी, सी में आ जाएगा 7, ठीक है। तो अगर मैं अभी यहां पर प्रिंट करके ऐसे लिखूं द वैल्यू ऑफ सी इज %d, तो यहां पर आप समझ जाना कि 7 प्रिंट होने वाला है,
और टी को कैपिटल कर लेना, क्योंकि हम अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं, अच्छे प्रोग्राम्स दिखने में बनाते हैं। प्रिंट एफ की स्पेलिंग को गलत ना लिखना मेरी तरह। द वैल्यू ऑफ सी 7, अगर मैं 15 और 2 कर दूं तो 17 हो जाएगी। वैल्यू ऑफ सी 17। तो ये प्रोग्राम किस तरह काम कर रहा है? सबसे पहले मैंने बता दिया कंपाइलर को कि देखो कंपाइलर भाई बात सिंपल है, ए और बी मैं दूंगा, दो वैल्यूज जो कि इंटीजर टाइप की होंगी। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इंटीजर टाइप की होंगी ए और बी वैल्यूज जो मैं देने वाला हूं, और मुझे जो रिटर्न वैल्यू चाहिए वो कौन सा टाइप की चाहिए? मुझे इंटीजर टाइप की चाहिए सम से। तो मैंने सम को उसी हिसाब से बना दिया। मैंने कहा कि ए और बी को जोड़ के रिटर्न कर दो, एज सिंपल एज दैट। ए और बी को जोड़ के रिटर्न कर दो, और उसकी जो ये रिटर्न वैल्यू है ना ए और बी की, उसको क्या कर रहा हूं मैं, जहां भी मैं कॉल करूंगा वहां मुझे मिल जाएगी। तो मैं सम 2,15 लिखूं या 17 लिखूं, बात वही है। और सी में 17 आ गया, तो द वैल्यू ऑफ सी 17 यहां पर प्रिंट हो जाएगा। और ये चीज मैंने नोट्स में भी बताई है कि वी कैन पास वैल्यूज टू अ फंक्शन एंड गेट अ वैल्यू इन रिटर्न फ्रॉम अ फंक्शन। जैसे सम का मैंने एग्जांपल लिया, द अबव प्रोटोटाइप मींस दैट सम इज अ फंक्शन व्हिच टेक्स वैल्यूज a एंड b एंड रिटर्न्स अ वैल्यू ऑफ टाइप int। तो a टाइप int की वैल्यू है, b टाइप int की एक वैल्यू है। फंक्शन डेफिनेशन जो मैंने सम की बनाई, यहाँ पर c लिया है, रिजल्ट दिया है, और मैं यहाँ पर ना c कर देता हूँ, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता यार। और इवन ये दोनों सी के नाम सेम है, उसके बाद भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसके इस सम के अपने वेरिएबल्स अलग होते हैं, जैसे इसके अंदर जो सी बनाया उसका इसके अंदर बनाए हुए सी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो मैं एक काम करूंगा यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए, हालांकि सी अगर मैंने लिखा तो प्रोग्राम बिल्कुल वैसे ही रन होगा, देख लो। रिजल्ट का लिख दिया मैंने, ओके, यहाँ पर सी लिखना है। अगर मैं इसको रन करूँ तो एकदम वैसे ही रन होगा प्रोग्राम, लेकिन जस्ट फॉर अवॉइडिंग कंफ्यूजन मैं यहाँ पर इसको रिजल्ट कर दूंगा, बट वो भी नहीं करूंगा क्योंकि मैंने भी बता दिया है, आपको पता है कि ये सी और ये सी का कोई मतलब नहीं है एक दूसरे से, ये अपने अपने इनके वेरिएबल्स हैं, ठीक है। उनका नाम सेम है, वो बात अलग है। अब आपका भाई अगर शुभम है और पड़ोस में भी कोई शुभम नाम का बंदा पैदा हो गया है, तो ऐसा थोड़ी ना कि वो बंदा आपका भाई बन गया, समझ रहे हो आप बात। तो नाम सेम होने का मतलब ये नहीं है कि इनका कोई रिलेशन हो, ठीक है। अब यहाँ पर फंक्शन डेफिनेशन ऑफ सम कैन बी इंट सम, इंट ए, इंट बी, इंट सी, और मैंने बिल्कुल वही किया। ए और बी को पैरामीटर्स कहते हैं। ए और बी यहाँ पर क्या होंगे, दिए जाएंगे कॉल से, ठीक है। अब पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट में एक डिफरेंस होता है, लेकिन उससे पहले ये देख लो कि वी कैन कॉल सम 2 3 फ्रॉम मेन टू गेट 5 इन रिटर्न। ये तो क्लियर हो गया आपको कि भाई सम 2 3 करो 5 पाओ, ठीक है। इसमें कोई आपको डाउट भी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर 2 and 3 आर आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि जो वैल्यूज हम देते हैं, यानी कि जो एक्चुअल वैल्यूज होती हैं, जो कि एक्चुअल में दी जाती हैं वैल्यूज, जैसे कि इस केस में 2 और 3 दिया गया है इसको, और इस केस में क्या दिया गया है, 2 और 15 दिया गया है, वो होते हैं आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि वो एक्चुअल वैल्यूज जो कि इसको मिलती हैं। यानी कि ए मिलेगा इसको 2 के फॉर्म में और बी मिलेगा इसको 15 के फॉर्म में। अब ए हो जाएगा 2 इस फंक्शन के अंदर और बी हो जाएगा 15 इस फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो ए और बी इसको मिल जाएंगे इस कॉल से। ये 2 और 15 जो है वो आर्ग्यूमेंट्स है और ए और बी है पैरामीटर्स। ए और बी वो प्लेस होल्डर्स होते हैं, वो वेरिएबल्स होते हैं जिनमें वैल्यूज दी जाती हैं, ठीक है। ये एक छोटा सा डिफरेंस है, और ये अगर पूछा जाए तब बताओ आप, वरना पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स को लोग जो है इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, ठीक है। तो 2 और 3 आर्ग्यूमेंट्स है, ए एंड बी पैरामीटर्स है। इसको याद करने का भी एक तरीका बताता हूँ आप लोगों को। इसको याद करने का एक तरीका है कि आर्ग्यूमेंट्स आर एक्चुअल, आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं वो एक्चुअल होते हैं, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो एक्चुअल होते हैं, वो एक्चुअल वैल्यूज होती है, जैसे कि 2 और 3 एक्चुअल वैल्यूज है, और ए और बी क्या है, वो प्लेस होल्डर्स है इस फंक्शन के लिए, जो कि ए और बी की वैल्यूज है। ए और बी पैरामीटर्स है। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। कुछ नोट्स मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पर। पैरामीटर आर द वैल्यूज और वेरिएबल प्लेस होल्डर्स इन द फंक्शन डेफिनेशन, जैसे ए और बी। आर्ग्यूमेंट्स आर द एक्चुअल वैल्यूज पास टू द फंक्शन टू मेक अ कॉल, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया, 1 और 2 दोनों मैंने बता दिए। नीचे आते हैं। अ फंक्शन कैन रिटर्न ओनली 1 वैल्यू एट अ टाइम, एक वैल्यू एट अ टाइम रिटर्न कर सकता है सिर्फ फंक्शन, और उससे ज्यादा नहीं कर सकता रिटर्न, ठीक है। If the past variable is changed inside the function call doesn't change the value in the calling function। ये बात मैंने आपको बताई है कि अगर मान लो मैं एक चेंज फंक्शन बना दूं जो कि क्या करता है, बस वैल्यू चेंज कर देता है। तो मैंने यहाँ पर इंट चेंज लिखा, इंट ए लिखा और ए इज इक्वल टू 77 लिखा। तो ये एक मिसनोमर है। मिसनोमर का क्या मतलब होता है? मिसनोमर का मतलब होता है कि उसका नाम वो होना नहीं चाहिए, मिसनोमर यार। तो मिसनोमर का मतलब होता है एक गलत नाम,
ठीक है, तो मैंने चेंज को एक गलत नाम दिया है, ठीक है। तो इंट चेंज इंट ए इज इक्वल टू 77, मैंने एक ऐसा फंक्शन बना दिया जो कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो फंक्शन है वो वैल्यू को चेंज कर देगा। इंट चेंज जो भी इसको मिलेगा उसको चेंज करके 77 कर देगा। बट चेंज मैं तो कुछ भी नाम रख सकता हूँ, तो मैं तो यहाँ पर क्या कर सकता हूँ कि एक फंक्शन बना सकता हूँ जिसका नाम मैं रख सकता हूँ गिव पिज्जा। तो ऐसा तो है नहीं वो फंक्शन मुझे पिज्जा दे देगा लाके घर पे, तो नाम तो कुछ भी रख दो, ठीक है। तो शक्तिमान किसी का नाम रखने से या बैटमैन सुपरमैन नाम रखने से किसी इंसान का वो उड़ने नहीं लग जाएगा। उसी तरह चेंज किसी फंक्शन का नाम रखने से वो वैल्यूज को चेंज नहीं करने लग जाएगा। चेंज इज अ फंक्शन विच चेंजेस ए टू 77, ठीक है। एक फंक्शन है जो कि अपने ही ए को 77 कर लेता है। नो इट विल इफ वी कॉल इट फ्रॉम मेन लाइक दिस, ठीक है। तो ये नाउ यहाँ पर लिखना था, मैंने नो लिख दिया, ठीक है, डब्ल्यू लगा लेना। नाउ इफ वी कॉल इट फ्रॉम मेन लाइक दिस इन बी इज इक्वल टू 22, अगर मैं चेंज बी करूं तो ऐसा नहीं है कि बी जो है वो 77 अब प्रिंट करेगा, ऐसा नहीं है, 22 ही प्रिंट करेगा। बी तो 22 ही है ना, आपने फंक्शन को अगर दी तो बी की एक कॉपी पास होगी, यानी कि 22 की एक कॉपी पास होगी और उस ए के साथ ये फिर कुछ भी करे रिटर्न 0 करेगा और बी तो वही रहेगा, बी को चेंज नहीं कर सकता। ये चेंज कैसे करेगा, वो पॉइंटर्स होते हैं, वो देखेंगे अभी आगे, उसको भी चिंता मत करो, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रोग्राम को भी बनाएंगे। दिस हैपेंस बिकॉज अ कॉपी ऑफ बी इज पास टू द चेंज फंक्शन, ठीक है। ये इसलिए होता है क्योंकि एक कॉपी पास होती है बी की चेंज फंक्शन को, एक्चुअल में पास नहीं होती है वैल्यू, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं कि जो चेंज फंक्शन है इसको बना लेते हैं, ठीक है। तो मैं अभी क्या करूंगा, चलूंगा यहाँ पर और इस चेंज फंक्शन को आपको बना के दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 05_05_change.c, ठीक है। बॉइलर प्लेट लगाऊंगा और मैं यहाँ पर क्या करूंगा वॉइड रखता हूँ चेंज इंट ए, ठीक है, ये इंट लेता है। और उसके बाद मैं क्या करूंगा वॉइड चेंज इंट ए, और यहाँ पर मैं लिखूंगा a इज इक्वल टू, और एक काम करूंगा लिखूंगा इंट b इज इक्वल टू 344। अब मैं यहाँ पर एक प्रिंटफ लगाना चाहूंगा और मैं यहाँ लिखूंगा द वैल्यू ऑफ b बिफोर चेंज इज %t, और यहाँ पर मैं बैकस्लैश n, ठीक है। और ये चीज मैं आफ्टर लिखूंगा और मैं यहाँ पर चेंज फंक्शन को कॉल कर दूंगा चेंज बी। और ये करने के बाद मैं यहां पर आफ्टर लिखूंगा। इसको रन करते हैं और यहां पर कोई गड़बड़ कर दी क्या मैंने, यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ करी है, कॉमा लगाकर बी तो लिखा ही नहीं। अब चेंज फंक्शन से पहले भी 344 थी, चेंज फंक्शन के बाद भी 344 है। तो आप लोग देख रहे हो यहाँ पर चेंज बी करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा नहीं कि मैंने चेंज बी कर दिया, अगर मैं यहाँ पर बी भी कर दूं बाय द वे तब भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो तो हमें मालूम ही है यार कि ये वाला जो बी है वो ये वाले बी से एकदम अलग है। ये अपना बी है चेंज फंक्शन का, ये मेन का बी है, तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सेम चीज ही रहने वाली है, यहाँ पर सेम ही रहने वाला है। द वैल्यू ऑफ बी बिफोर चेंजेस 344, आफ्टर चेंजेस 344। सो आई होप कि ये चीज जो चेंज एग्जांपल वाली है वो क्लियर हो गई होगी। अब एक क्विक क्विज आप लोगों के लिए आएंगे अगले टॉपिक की तरफ जिसका नाम है रिकर्शन, अ रियली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो रिकर्शन की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। अ फंक्शन डिफाइंड इन सी कैन कॉल इटसेल्फ, ठीक है। एक फंक्शन जो कि सी में डिफाइंड है वो अपने आप को कॉल कर सकता है और इसी को रिकर्शन कहते हैं। तो यहाँ पर मैं एक काम करूंगा कि एक फाइल भी बना लेता हूँ यहाँ पर। अब मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया जो temp कोड रनर डॉट फाइल डॉट सी है, ये कोड रनर एक्सटेंशन बना देती है ऑटोमेटिकली। जब आप सेलेक्ट करके कुछ रन करते हैं तो उसको इग्नोर करना। ये फाइल आप इग्नोर ही करें तो सही है, अगर आप नहीं समझ पा रहे तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है फाइल। मुझे कमेंट्स आते हैं बहुत सारे, इसलिए बता रहा हूँ। मैं यहाँ पर क्या करूंगा लिखूंगा 05_07 और लिखूंगा रिकर्शन डॉट सी, और यहाँ पर मैंने बॉयलर प्लेट कोड डाल दिया। मैं आपको यहाँ पर रिकर्शन समझाने वाला हूँ बहुत ढंग से, ठीक है, लेकिन थोड़ी थियरी उससे पहले। और मैं ज्यादा थियरी नहीं पढ़ाना चाहूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये नोट्स भी जो बनाए इसमें थ्योरी कम करने के लिए बनाएगी यार। बुक वगैरह में बहुत चीजें होती हैं, कहीं भी आप जाते हैं रेफरेंस लेने तो बहुत चीजें होती हैं, तो मैंने उसको फिल्टर डाउन करने के लिए नोट्स बनाए और थोड़ा फ्रेंडली लैंग्वेज में लिखने की कोशिश की है। आई होप कि मैं काफी सक्सीड भी हुआ हूँ और इस वीडियो के अपलोड होने के बाद पता चलेगा वो तो कितना सक्सीड हुआ हूँ मैं। आप लोग बताना मुझे कैसा लगा कोर्स। एग्जाम्पल ऑफ रिकर्शन यहाँ पर देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल रिकर्शन का
होता है फैक्टोरियल। और मेरे ओपिनियन में सबसे अच्छा एग्जांपल है रिकर्शन का। देखो फैक्टोरियल n इज इक्वल टू क्या होता है, अगर मैं 3 के फैक्टोरियल की बात करूं तो 1 2 3 को मल्टीप्लाई करके 3 का फैक्टोरियल आ जाता है। अगर मैं फैक्टोरियल ऑफ 4 को बोलूं तो 1 2 3 4 को मल्टीप्लाई करो वो फैक्टोरियल 4 होता है। सिमिलरली फैक्टोरियल 100 का मतलब होता है 1 से लेकर 100 तक जितने नंबर आते हैं, जितने नेचुरल नंबर हैं, उनका मल्टीप्लीकेशन करके जो आ रहा है वो आपका फैक्टोरियल ऑफ 100 है। तो फैक्टोरियल n अगर मैं कहूँ एक नेचुरल नंबर है अगर कोई n, तो 1 से लेके n तक, ठीक है। अब यहाँ पर फैक्टोरियल n इज इक्वल टू मैंने कर दिया ये सारे नंबर्स मल्टीप्लाई बाय n, तो n से पहले n माइनस 1 भी आ रहा होगा कोई। अब अगर आप सिर्फ इतने पोर्शन को देखो 1 2 3 4 5 6 n माइनस 1 तक जो नंबर्स हैं, अगर सिर्फ इतने नंबर्स को आप लोग देखो तो देखो आप लोग कि 1 से लेके n माइनस 1 तक मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और ये क्योंकि 1 से लेके n माइनस 1 तक मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए मैं इनको फैक्टोरियल n माइनस 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो आप इस बात पर थोड़ा विचार करो और बताओ कि ये सही है कि नहीं। और ये डेफिनेटली सही है क्योंकि मैंने नोट्स पे लिखा हुआ है, मैं बस चाहता हूँ कि आप लोग इसको समझो सही से। तो फैक्टोरियल ऑफ n बराबर होता है फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय n के, ठीक है। तो फैक्टोरियल n इज इक्वल टू फैक्टोरियल n माइनस 1 और मल्टीप्लाइड बाय n, ठीक है। n माइनस 1 n, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है, n से मल्टीप्लाई करके फैक्टोरियल n माइनस 1 को फैक्टोरियल n बन जाता है। और इस चीज का हम जो है फायदा उठाएंगे और अपने लॉजिक को स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाएंगे। तो यहाँ पर एक बात जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा और वो ये है कि फैक्टोरियल n इज इक्वल टू होता है n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, ठीक है। तो इस बात का ये फॉर्मूला कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इस बात का फायदा उठा के मैं फैक्टोरियल निकालने का एक फंक्शन लिख सकता हूँ ऐसा जो अपने आप को ही कॉल करता हो। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल फिर आपके दिमाग में ये होगा कि अगर कोई एक फंक्शन अपने आप को ही कॉल करे जा रहा है करे जा रहा है करे जा रहा है, तो फिर तो ये हो जाएगा ना कि वो अपने आप को कॉल करता ही रहेगा और वो कभी खत्म ही नहीं होगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग एक इफ कंडीशन लगाएंगे और उस इफ कंडीशन के हिसाब से रिटर्न करेंगे। तो आप लोग अभी देखोगे कि ये सब चीजें किस तरह काम करती हैं। तो नीचे देखो मैंने लिखा है सिंस वी कैन राइट फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर इन टर्म्स ऑफ इटसेल्फ वी कैन प्रोग्राम इट यूजिंग रिकर्शन, ठीक है। तो ये मैंने प्रोग्राम एक दिया हुआ है जो कि फैक्टोरियल को कैलकुलेट करता है। चलो चलते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इन फैक्टोरियल इंटेक्स लिखा हुआ है, तो ये एक फंक्शन लिखा है, इनफैक्ट ये प्रोग्राम का एक पार्ट है। तो बॉयलर प्लेट कोड मैंने यहाँ पर लिखा है, मैं यहाँ पर लिख दूंगा फंक्शन प्रोटोटाइप इन फैक्टोरियल और मैं यहाँ पर लिख दूंगा इंटेक्स और इसके बाद मैं यहाँ पर इसको डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर इसको मैं डिफाइन करूंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा इंटेक्स और यहाँ पर मैं लिखूंगा कि इफ x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 0 रिटर्न 1। अब ये क्या लिख दिया मैंने, इसको मैं समझाना चाहूंगा। अगर x की वैल्यू 1 है या x की वैल्यू 0 है तो फैक्टोरियल की वैल्यू 1 हो जाती है। अब 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा इस डेफिनेशन के हिसाब से। फैक्टोरियल n इज इक्वल टू 1 टू n, अब सिर्फ n 1 ही है तो फिर 1 ही हो जाएगा वैल्यू। लेकिन फैक्टोरियल 0 भी 1 होता है, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन फैक्टोरियल 0 इज ऑल्सो 1, ठीक है। तो अगर 0 या 1 तक आ गई बात तो आप रिटर्न कर दोगे 1 और रिटर्न का मतलब फंक्शन खत्म, यहाँ पर नीचे नहीं देखेगा वो, ये वैल्यू लेके लौट लेगा। रिटर्न का मतलब होता है वैल्यू लेकर लौट लो। तो ये जहां भी फैक्टोरियल ये कॉल हुआ है वहां पर वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है, और ये रिटर्न हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं क्या करना चाहूंगा, तब मैं रिटर्न करना चाहूंगा फैक्टोरियल ऑफ x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x। तो मैं इसको x मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल x माइनस 1 कर दूंगा, बिल्कुल ही अपने फॉर्मूले के हिसाब से, ये वाले फॉर्मूले के हिसाब से जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर। तो वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, फैक्टोरियल x की वैल्यू x इंटू फैक्टोरियल x माइनस 1। और जैसे ही छोटा होते 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 ये 1 और 0 तक पहुंचेगा तब वैल्यू 1 रिटर्न हो जाएगी। तो चलो देखते हैं काम करता है कि नहीं। तो मैं एक काम करूंगा, मैं लिखूंगा इंट x इज इक्वल टू या इंट a इज इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ 3 और मैं यहाँ पर लिख दूंगा printf द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल और यहाँ पर परसेंटेज d। पहले मैं प्रिंट करना चाहूंगा a, फिर मैं प्रिंट करना चाहूंगा फैक्टोरियल ऑफ a। और मैं एक काम करूंगा यहाँ पर, मैं इसको यहाँ पर a की वैल्यू कुछ दे देता हूँ, मानो 3 का फैक्टोरियल निकालना है मुझे। तो द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल 3 इज, फैक्टोरियल 3 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी और ये इंटीजर रिटर्न कर रहा है इसलिए मैंने %d लगाया। इस प्रोग्राम को रन करता हूँ
और यहाँ पर ये बता रहा है फैक्टोरियल ऑफ 3 is 6, और ये बिल्कुल सच बात है। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 होता है। मैं 4 करूँ तो 24 आना चाहिए। देखो 24 आ रहा है। मैं 5 करूँ तो क्या आना चाहिए? 120। हाँ 120 आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो हमारी फैक्टोरियल की वैल्यूज हैं ये बिल्कुल सही सही प्रिंट हो रही है। इसका मतलब कि ये फंक्शन सही से काम करता है। लेकिन इसको समझने के लिए कि ये रिकर्शन कैसे काम कर रहा है, पहली बात ये रिकर्शन क्यों है, इसको रिकर्शन क्यों बोला मैंने? फंक्शन के अंदर वही फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन नहीं, फंक्शन के अंदर वही फंक्शन। देखो फैक्टोरियल था ये फंक्शन, ये अपने आप को ही कॉल कर रहा है। तो ये एक्चुअल में कैसे काम करता है? देखो फंक्शन कैसे काम करते हैं तो हमने देखे अभी थोड़ी देर पहले कि एक मेन फंक्शन था, उसके अंदर आपने एक फंक्शन लिख दिया तो मेन का जो एग्जीक्यूशन था वो पॉज हो गया थोड़ी देर के लिए, गया वो दूसरे वाले फंक्शन में, और उसके बाद क्या हुआ कि दूसरे वाले फंक्शन पे फिर जब वैल्यू रिटर्न होके आई तो मेन वापस से चलने लग गया। तो वो सारी चीजें, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। और मैंने आपके लिए एक बहुत ही अच्छा इलस्ट्रेटिव एग्जांपल बनाया हुआ है फैक्टोरियल 5 का। तो हाउ डज इट वर्क? तो क्या होता है जब फैक्टोरियल 5 वाला फंक्शन रन होता है तो वो रिटर्न करता है 5 इंटू फैक्टोरियल 4। तो फैक्टोरियल 5 से बोला जाता है कि आप थोड़ा ठहरो, हम जरा वैल्यू लेकर आते हैं। फिर जब ये वैल्यू लेने जाता है फैक्टोरियल 4, तो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू मांगता है, ये बोलता है कंपाइलर से निकालो वैल्यू इसकी। तो 4 मल्टीप्लाई बाई, इससे बोला जाता है आप थोड़ा ठहरिए, हम फैक्टोरियल 3 की वैल्यू लेकर आते हैं। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होगी 3 इंटू फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू आप निकालो, इससे बोला जाता है आप ठहरिए हम लेकर आते हैं वैल्यू। फिर फाइनली क्या होता है, ये सारी वैल्यूज रिटर्न होके ये पूरा रिटर्न हो जाता है। तो ये देखो जैसे मैंने ट्री बनाया है एग्जैक्टली इसी सीक्वेंस में, एग्जैक्टली इसी तरह से ये कॉल होता है। फैक्टोरियल 5 पहले कॉल होगा, फिर उसके बाद 5 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 4 कॉल हो जाएगा, और ऐसे ही चलते 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 ये नीचे तक आ जाएगा और ये वैल्यू जो है मुझे मिल जाएगी। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है 6, 6 5 जो 30, 30 मल्टीप्लाई बाय 4 120, जो कि हमें देखने को मिला था। सो अगर आप लोग बहुत जल्दी से देख रहे हैं इसको और आपको ऐसा लग सकता है, मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि आपको ऐसा लग सकता है कि यार ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। मैं चाहता हूँ कि एक दो बार आप ड्राई रन करके देखो, अलग अलग वैल्यूज लेके देखो, और उसके बाद आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरह काम कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप प्रिंट एफ लगा लगा कर देखो, देखो कौन कौन सी कॉल्स जो है कब कब हो रही है, किस ऑर्डर में हो रही है। आप यहाँ पर एक प्रिंट एफ लगा सकते हो, और कॉलिंग फैक्टोरियल आप इस तरह से एक प्रिंट एफ लगा सकते हो कि कॉलिंग फैक्टोरियल परसेंटेज डी। तो उप्स, कंट्रोल एस, और यहाँ पर मैं इसको रन करूंगा तो ये देखो एक बैकस्लैश एन लगाना था यार। कॉलिंग फैक्टोरियल 5, पहले फैक्टोरियल 5 कॉल हुआ, फिर 4 3 2 1, और फाइनली ये जब ऊपर आ गया रिटर्न हो गया ये पूरा फंक्शन, तब यहाँ पर आ गई वैल्यू। तो ये ऑर्डर देखो आप किस ऑर्डर में एग्जीक्यूशन हो रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये डायग्राम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता है। मुझे नहीं लगता इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन फैक्टोरियल का कुछ हो सकता है, इसलिए मैंने पहले रिकर्शन यहाँ पर अच्छे से बताया, फैक्टोरियल का एग्जाम्पल लिया और फिर उस एग्जाम्पल को समझाया ताकि आप रिकर्शन को अच्छी तरह से समझ सकें, ठीक है। चलो जी, तो बढ़िया है। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की मैंने बात करी है, वो इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है? सबसे पहले, रिकर्शन इज समटाइम्स द मोस्ट डायरेक्ट वे टू कोड एन एल्गोरिथम, समटाइम्स नॉट ऑलवेज, ठीक है। हमेशा रिकर्शन जरूरी नहीं है कि हमेशा ही रिकर्शन अच्छा हो। कुछ चीजें बहुत सिंपल होती हैं, जैसे कि मैं अगर आपसे कहूँ कि एक गेम बनाओ जो बार बार चले, जैसे कि हमने पिछले प्रोजेक्ट में बनाया था नंबर वाला जो गेसिंग गेम था, अगर मैं कोई इस पर रिकर्शन यूज करूं तो मे भी आप कर सकते हो, लेकिन हर जगह आप रिकर्शन नहीं घुसा सकते। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, हर जगह रिकर्शन घुसाना इज नॉट पॉसिबल। आपको रिकर्शन सिर्फ वहां घुसाना है जहां एक्चुअल में रिकर्शन जो है एक डायरेक्ट वे है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो रिकर्शन इज समटाइम्स द मोस्ट डायरेक्ट वे टू सॉल्व एन एल्गोरिथम, टू कोड एन एल्गोरिथम, टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पर एक बड़ा अच्छा सा हमको ये फॉर्मूला दिख रहा था, फैक्टोरियल n इज इक्वल टू फैक्टोरियल n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय n, इसलिए यहाँ पर ये बड़ी डायरेक्टली हमने यहाँ पर फिट कर दिया है फॉर्मूला, और हमें एक फंक्शन मिल गया जो कि फैक्टोरियल कैलकुलेट करके देता है। यही चीज हमने लिखी थी, अगर आपको याद हो तो लूप्स में, अगर आपने पूरा वीडियो देखा है ये शुरू से ये, तो आपको पता होगा हमने लूप्स में भी लिखा था फैक्टोरियल का प्रोग्राम। तो वहां पर फैक्टोरियल में जब हमने प्रोग्राम लिखा था तो वो इतना डायरेक्ट वे नहीं था जितना डायरेक्ट ये वाला है। तो ये एक डायरेक्ट वे है और एक आसान तरीका है, तो कभी कभी रिकर्शन चीजों को बहुत आसान बना देता है। चलो जी बढ़िया।
The condition which doesn't call the function any further in a recursive function is called the base condition. अभी base condition क्या है? ये condition, वो condition जो कि यहाँ पर इसको फंक्शन को रिटर्न करवा रही है, यानी कि और कोई दूसरी कॉल के बिना रिटर्न करवा रही है। यहाँ पे तो जो रिटर्न हो रहा था वो एक्चुअल में ये चीज रिटर्न हो रही थी, ये जो वैल्यू है रिटर्न हो रही थी। यहाँ क्या रिटर्न हो रहा है? एक एक्चुअल वैल्यू रिटर्न हो रही है बिना फैक्टोरियल के कॉल के। तो ये बेस कंडीशन होना जरूरी है, क्योंकि अगर ये बेस कंडीशन ही नहीं हुई तो चलता ही रह जाएगा फंक्शन, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। आप लोग ऐसा नहीं चाहते हो, ठीक है। चलो ये भी हो गया। Sometimes due to a mistake made by the programmer, a recursive function can keep running without returning, resulting in a memory error। ठीक है, बिना रिटर्न हुए आपका प्रोग्राम चलता रहेगा कभी कभी अगर आपने कोई गलती कर दी, और आपको मिलेगा मेमोरी एरर। क्या मिलेगा? मेमोरी एरर। यानी कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो कि इसी प्रोग्राम में मान लो मैंने अगर फैक्टोरियल की वैल्यू को रिटर्न नहीं किया, मान लो ये वाली कंडीशन हटा दी मैंने जो कि मेरी बेस कंडीशन थी, तो क्या होगा? ये चलता रह जाएगा, चलता रह जाएगा, चलता रह जाएगा, चलता रह जाएगा, और एक टाइम पर क्या होगा कि मेरे कंप्यूटर में मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम या तो डिसीजन ले लेगा इस प्रोग्राम को किल करने का, या मेरे कंप्यूटर में मेमोरी खत्म हो जाएगी जो कि इस प्रोग्राम को लीगली एलोकेट की गई है कि भाई आप इतना मैक्स यूज कर सकते हो। तो मैं मेमोरी एग्जॉस्ट कर दूंगा, रिसोर्सेज की लिमिट को जो है क्रॉस कर दूंगा, और किसी न किसी तरह इस प्रोग्राम को हॉल्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलो इस चीज को भी एक्शन में देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, बस प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो यहाँ पर ये कह रहा है एल्स विदाउट अ प्रीवियस इफ। ओके, तो यहाँ पर मुझे एल्स नहीं लगाना है, वरना तो मैं एक काम करता हूँ, इफ एक खाली लगा देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैच करना चाहिए इफ और एल्स। अभी मैं अगर इसको रन करूँ तो यहाँ पर ये कह रहा है कि इफ के अंदर कोई कंडीशन नहीं है, तो मुझे इफ 1 लिखना पड़ेगा, और द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल 5 इज 21। ओके, सो यहाँ पर एक गलती कर दी मैंने, इफ 0 मुझे करना चाहिए, वरना तो एल्स में जाएगा ही नहीं। अगर मैंने इफ 1 कर दिया तो मैं इफ 0 करूंगा तो एल्स में जाएगा। और अब देखो यहाँ पर मैं रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट करने वाला हूँ। तो ये देखो, ये चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है। ये देखो कहाँ तक चला गया, ये उल्टी गिनती में चला गया। ये देखो, कैलकुलेटिंग फैक्टोरियल मैंने यहाँ पर लिखा और एक्स की वैल्यू प्रिंट करी। तो ये तब तक चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक मेमोरी खत्म ना हो जाए। तो अगर मैं आप लोगों को अपना टास्क मैनेजर भी दिखाऊं और आपको टास्क मैनेजर में दिखाऊं कि ये कितनी मेरी रिसोर्सेज को ले रहा है, तो देखो यहाँ पर इसको किल कर दिया गया। ठीक है, तो एक टाइम पर क्या होगा कि मैंने टास्क मैनेजर बंद कर दिया अपना, ये जो मेमोरी है उसको एग्जॉस्ट कर देगा, जो लिमिट है इसकी उसको एग्जॉस्ट कर देगा, और आपका प्रोग्राम किल हो जाएगा। तो कभी कभी आप गलती कर रहे होते हैं और आपको अच्छे से प्रिंट स्टेटमेंट्स लगा के चेक करना पड़ेगा कि आप जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं वो सही है कि गलत। तो मैं इसको वापस से सही कर देता हूँ प्रोग्राम को, क्योंकि ये प्रोग्राम मुझे देना भी है आप लोगों को, और सारी जो कोर्स से रिलेटेड रिसोर्सेज है वो तो आपको मिल ही जाएंगी, तो उसकी टेंशन तो लेना भी मत आप, लेकिन स्टिल ठीक है। सो आई होप कि ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी और आप लोग जो है इसको एंजॉय कर रहे होंगे वीडियोस को। इससे हमारा इस प्रोग्राम से हमारा चैप्टर खत्म होता है, ये वाला जो कि था हमारा फंक्शन एंड रिकर्शन। और आई जस्ट होप कि आप लोगों को यार अच्छे से समझ में आया होगा ये सब। ये सारे नोट्स मैं आप लोगों को दे दूंगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना आप लोग। फंक्शंस एंड रिकर्शन हमारा खत्म हो चुका है,